ऑफ ऑल तो मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे मेरे को आगे जाके जो तैयारी करनी है, जैसे कोई भी फील्ड हो, बैंकिंग फील्ड हो या किसी भी फील्ड हो, रेलवे वगैरह, उसकी मैं तैयारी अच्छे से करूँ और मतलब अपना जो लाइफस्टाइल है उसको एक स्टेबल कर लूँ कि मैं खुद से सेल्फ अर्न कर सकूँ। फ्यूचर प्लान तो बहुत सारे हैं, मतलब यही बोल सकते हैं देश इतना तरक्की कर रहा है, आगे भी वैसे ही करेगा। यही सलाह देना चाहूँगी कि आजकल जनरेशन ऐसा हो गया है कि मतलब बच्चे लोग भी मतलब बाहर का फूड, फास्ट फूड, ये सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब वो सब चीज़ों को छोड़ के घर में जो बन रहा है उसमें ध्यान दे। 2026 में मेरा तो सबसे पहले अपने सेहत को लेके है सर, और सब बाकी लोगों से भी यही है कि सेहत पे बहुत ध्यान देना है। जो हम खो चुके हैं समय, आने वाले समय को अच्छा करना है। सभी भारतवासियाँ मंदिर जाएं और अपना साल की शुरुआत करें और सभी स्वस्थ रहें। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हम बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड, मोमोज, ये सब चीज़ों का कल्चर है, एक तरह से ट्रेंड है, लेकिन हमको लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम घर का बना खाना खाएं और स्वस्थ रहें। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब अपने लाइफ को और डेवलप करूँ और क्या है हमारा देश और तरक्की करे। खान पान में मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं अपना परिवर्तन लाऊं, क्योंकि हम सोशल मीडिया में और मीडिया के ज़माने में देखते आ रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटिक हो रहे हैं और हार्ट अटैक की शिकायतें बहुत आ रही है। इसको देखते हुए लग रहा है कि अब मुझे भी अभी नए साल में अपने खान पान पर परिवर्तन लाऊंगा और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दूंगा। 2025 में मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और हमेशा समाज के विषय में खासकर जो मजलूम दबे कुचले लोग हैं, जो सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उनके लिए मेरा शुरू से प्रयास रहा है और मैं आगे भी ये प्रयास कर रहा हूं और कुछ हद तक तो मुझे सफलता मिली है। कुछ हद तक लोगों को मैंने जितनी सुविधा दिला सका मैंने अपने प्रयास में किया है और 26 में मैं चाहता हूं उसको पूर्ण रूप से आगे ले जाऊं। जो फास्ट फूड में आजकल की यंग बैच जा रहे हैं, जैसे फास्ट फूड खाना, सेहत का खराब होना, तो स्वाद में ना जाके आप स्वास्थ्य में ध्यान दो ताकि आपका सेहत अच्छा रहे। कि युवाओं को देखा जा रहा है लोग अब विशेषकर अपने सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे जिम जाना, वर्कआउट करना, सुबह टहलना, वॉकिंग करना। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को विशेष ध्यान देना चाह रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग जल्दी सेहत खराब हो जा रहा है, जैसे हार्ट अटैक आना, बीमारी आना, उसको देखते हुए लोग में अब जागरूकता आ गया। लोग अब चाह रहे हैं कि अपना शरीर स्वस्थ रहे ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। सर देखिए, आजकल हमारे पास इतना फैसिलिटीज़ है कि आजकल हम कुछ भी चीज़ हम लोग AI जैसे ऐप आ गए हैं, मेटा AI गैजेट है, एक छोटा सा AI हो गया, इससे हम हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम आजकल के बच्चे, हमको स्कूल से होमवर्क भी मिलता है, हम सीधा गूगल में जाके AI सर्च करते हैं, उसमें क्वेश्चन लिखते हैं, सीधा आंसर आ जाता है। और कई आईफोन्स और आजकल तो इंस्टाग्राम में भी ऐसा हो गया है कि आप वीडियो हिंदी में बनवाएंगे, मेटा AI चालू करेंगे तो इंग्लिश, स्पेनिश जो बोलो हर चीज़ चालू हो जाती है। तो नया वन वर्ड चालू हो गया है। जी सर, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, पूरा वर्ड ना बोलने के बदले हम जैसे छोटा बोल दे, जैसे अपन एवरेज को कुछ स्मॉल में बोल सकते हैं, विन को W बोल देते हैं, वो वैसे करके बहुत सारे शॉर्टेज वर्ड हो गए जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है आजकल सर। जीवन शैली में सबसे बड़ा कारण है बदलाव का स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल। इसका उपयोग देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में वो सही है, जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इसका दुरुपयोग देखा जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें इससे बहुत सारी जो है सुविधा भी प्राप्त होती है और असुविधा भी प्राप्त होती है। अगर लोगों को ज़्यादातर सुविधा के बारे में सोचा जाए तो वो बेहतर होगा। 2025 में जो चलता आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वो 2026 में हमें अच्छा डिजिटल का प्रभाव मिले। अब जो हमारा कल्चर है जो अभी देश में चल रहा है, लोग अब सबसे जल्दी इंटरनेट में जा रहे हैं, जैसे फ़ोन पे करना, छोटे छोटे ठेले, खुमचे, दुकानदार, ये जो एक समय है शहर में सीमित था, अब वो गांव में भी देखने मिल रहा है। लोग धीरे धीरे गांव में भी आजकल जाओ, छोटे छोटे ठेले, खुमचे वाले, वो भी फ़ोन पे का उपयोग कर रहे हैं। मतलब लोग अब उस चीज़ को भी अपना रहे हैं। न्यू जनरेशन मतलब ऐसा सुनने मिला कि
लाइक एक टाइप से है ना, न्यू जनरेशन को मैं यही बोलूँगा कि मतलब थोड़ा मतलब एक लिमिट्स होती है ना, उसमें रहे, मतलब लिमिट को क्रॉस ना करें। आई मीन कि मतलब बड़ों को आदर करे, ये सब। सर जेनजी देखा जाए तो ये हमारे देश का भविष्य है और ये जेनजी की अपनी एक ताकत है इस देश में, देखा जाए तो किसी भी देश में। तो गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि इनके लिए कुछ बेहतर करें, इनकी शिक्षा, इनके लिए रोज़गार, जो भी एक जेनजी की रिक्वायरमेंट है या फिर वो आगे सब चाहते हैं कि उनको अच्छा एक भविष्य मिले, तो उस पर जेनजी के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और साथ में मैं जेनजी को ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे ही ना बैठें, अपने स्किल पे भी काम करें। अगर आप स्किल्ड रहेंगे तो आपको कहीं पे भी कुछ भी जॉब मिल जाएगी या फिर आप खुद का भी कुछ भी स्टार्टअप या फिर कुछ भी कर पाएंगे। सर जेएनजी की स्थिति अभी ऐसी है कि कुछ मैं तो बोल नहीं सकता ऐसा कि विशेष वर्ग द्वारा, बट अभी हमारे युवा कुछ नेताओं के द्वारा भटकाए जा रहे हैं, या जिसको अभी शिक्षा के लिए अग्रसर होना चाहिए वो अभी देश विरोधी या धार्मिक नारेबाजी में अग्रसर हो रहा है, जिससे हमारे देश की स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है। कुछ राज्यों में ये स्थिति है कि वहाँ का युवा ये समझ नहीं पा रहा है कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो ये इस बारे में युवाओं को सोचना चाहिए और सरकार को भी ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे युवाओं में एक समान अवसर पैदा हो, जिससे असंतुष्टि है जो युवाओं में वो खत्म हो। देखिए 2025 में जेनजी शब्द एक्चुअल में नेपाल में जो हुआ, जेनजी जो सरकार के खिलाफ लगातार एक मुखर रहे, बांग्लादेश पे जहाँ तक देखा गया उसमें एक जेनजी शब्द बहुत मुख्तर सा है। जेनजी शब्द का एक्चुअल जो बोला जाए तो जेनजी कोई वो नहीं है, लेकिन युवा किस तरीके से सरकार पर सवाल करे, अपनी हक की बात करे, युवाओं के अधिकार की बात करे, तो एक जेनजी शब्द ये है कि जो बड़े बुजुर्ग अपने अधिकारों की बात करते थे, क्या युवा भी उस अधिकार की बात कर रहे हैं। आज जैसे मैं भी एक युवा हूँ, तो अगर मुझे कुछ भी गलत लगता है कि ये समाज में ये गलत हो रहा है, सोसाइटी में गलत हो रहा है, सरकार में गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आज देख रहे हैं आज देश में बहुत से ऐसे हालात हैं कि कुछ आपको गलती लग रही है, जैसे कि अभी अरावली में एक पूरा सरकार ने आदेश लाया कि पेड़ कटेंगे, आज उसके खिलाफ भी युवा सड़क पर है। तो ये बड़ा मुद्दा है। अब लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे आते हैं जिसपे अब मैं चाहूँगा कि युवाओं को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम युवा ही देश की भविष्य है, हम युवा ही आगे देश को संवारने का काम करेंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे देना चाहता हूँ 140 करोड़ की जनता की तरफ से कि 2026 जो है वो 3 टुकड़े होने जा रहा है पाकिस्तान। ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है। एक शब्द में बोलूँ तो भैया मतलब यही बोलूँगा कि इंडिया का पीछा छोड़ दो बस, क्योंकि मतलब कितना भी कोशिश कर लो आगे कुछ नहीं होगा, बस मुंह तोड़ जवाब आपको मिल सकता है, इतना ही है। देखिए 2 ही लाइन में कहूँगा मैं कि हम तुम्हारे बाप हैं और हमेशा बाप ही रहेंगे। उसको तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब छोड़ दे ये सब करना, मतलब कितना पीछे पड़ेंगे भारत के, कोई मतलब ही नहीं है, हार ही जाएंगे उन लोग। और पाकिस्तान को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को तो ये कहूँगी कि हमारा पिछला जो हुआ उसको तो देख चुके हैं कि इंडिया कैसे उनको जवाब देते हैं, तो आगे वो ऐसा कुछ ना करे, ये लास्ट था। अगर ऐसा करेंगे पाकिस्तान तो उनका खैर नहीं, इंडिया वाले उनको छोड़ेंगे ही नहीं। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप बोले तो? देखा जाए तो पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि ये नया भारत है, ये अब पुराना भारत नहीं है जो चुपचाप चीज़ों को सह लेता था। लेकिन अब पाकिस्तान को जिस तरह से अभी हमारी सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो पाकिस्तान समझ गया है कि अब उसे अगर वो भारत की तरफ आंख उठा के देखता है तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। आने वाले साल के लिए मैं तो पाकिस्तान से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी कायराना हरकतों से बाज आए, कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और जिससे कि अपना ये कायराना हरकत बार बार करता है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे हमारे देश में हो। अब ये भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा, अब भारत समृद्ध भारत बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ऐसा न कर दे कि वो पाकिस्तान अपने नक्शे से ही गायब हो जाए। देखिए पाकिस्तान एक समय में हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था
और मेरा संदेश तो यही रहेगा, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूँ और पाकिस्तान जो है हमारे भाईचारा के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही एक हिस्सा रह चुका है और आगे भी भाईचारा के दोस्ती के अनुसार रहना चाहिए, ताकि दोनों देश शांतिपूर्वक रहे, शांत सा एक और है, व्यापार भी चले और वहाँ के भाईचारे में हमारा भी योगदान अच्छा सा रहे और एक संदेश अच्छा जाए। फैसला यह है कि मनरेगा को जो सरकार जो भी योजना को रोक लगाने की सोच विचार कर रही है, मेरे हिसाब से मनरेगा नहीं रोकना चाहिए। ये ग्रामीणों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है, तो महात्मा गांधी जी के नाम पे भी है और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ग्रामीणों के पक्ष में है ये, तो सरकार को इस चीज़ पे और एक बार फिर से विचार करना चाहिए, इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए। रोजगार भी मिलता है इससे बहुत लोगों को, और एक बार इस विषय पे सरकार और अच्छे से अच्छी योजना क्या मानेंगे? अच्छी योजना तो इस साल में सितंबर में जो GST 2.0 आया है, तो 2.0 आने से बहुत टैक्स सिंप्लीफाई हो गए हैं, जिससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है और यूजर एंड तक बेनिफिट बहुत अच्छे खासे लाभ लोगों को मिल रहे हैं। सरकार को धन्यवाद। GST 2.0 के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 पे अगर हम निगाह डालें तो सरकार का जो फैसला है, उस आतंकवादी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में इस वर्ष जो है ये समाचार सुर्ख रहा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज न कि पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया ने सुनी है। एक अच्छी बात जो देखने को मिली कि हमारे जो देश में बने हुए जो हमारी तकनीक है उसके आधार पर ये लड़ाई हुई है और आज हम अपने हथियार जो है बाहर भेज रहे हैं। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो कहने जा रहा हूँ कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भी और ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भी हमारी जो GDP 8.3 जो है वो काबिले तारीफ है और दुनिया के लिए एक आश्चर्य की बात है कि भारत ने जिस तरीके से युद्ध का सामना किया उसके बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था को जो बना के रखा, निश्चित रूप से हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में 2025 ये सिंदूरी वर्ष है, ये सिर्फ 25 के लिए याद नहीं रखा जाएगा, आने वाले 100 साल तक के इसको ऑपरेशन सिंदूर को याद रखा जाएगा। जहाँ तक बात अगर कोई ऐसे फैसले की सरकार की जो नकारात्मक रहा हो, ऐसा दिखता नहीं है, पर एक बात जो है मुझे लगता है सारे भारतीयों के मन में है कि बांग्लादेश के प्रकरण को देखते हुए और सरकार के द्वारा जो घुसपैठिए है, जो रोहिंग्या है, उनको जो निकालने का जो काम है, जो इम्प्लीमेंट है, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा तेज़ी लानी चाहिए। वास्तव में ये जो इतने जो लोग आए हुए हैं, जो करोड़ों की संख्या में, वो हमारे आर्थिक बोझ हैं, ना कि आर्थिक बोझ हैं बल्कि हमारी सामरिक और रक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए जो है खतरनाक है। मेरा तो सरकार से एक ही सुझाव है कि छात्र छात्राओं के जो कॉलेज के छात्र छात्रा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, उनके लिए कम से कम एक ऐसा पद्धति या ऐसा वो लेके आना चाहिए जिससे बच्चों को आगे स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे उनके मम्मी पापा या उनके परिवारजन सुखी रहे कि कम से कम आगे हमारा बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। और साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था वो अब बंद हो चुका है, तो उसे भी सरकार को चालू करना चाहिए जिससे बच्चों को कुछ हद तक राहत मिल सके, ऐसा मेरा एक मानना है। और साथ SIR पे भी एक बात करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे बच्चों के या नाम नहीं मिल रहे हैं जिनके 2003 में सूची नहीं आ रही है, उसके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जिनसे उनको फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं तो उनको कम से कम अपने दल को या किसको वोट देना है उसमें निष्पक्ष होकर उन लोग वोट कर सकें। जो भी वर्तमान सरकार है भाजपा की, उसके द्वारा बहुत से ऐसे फैसले हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लिए गए थे, जो काफ़ी अच्छी योजनाएं थी, जैसे कि गौठान वाली योजना थी। आज हम देखते हैं सड़कों पे बहुत सारे गाय, बहुत सारे जानवर, मवेशी ऐसे ही सड़कों पर रहते हैं, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। उस योजनाओं को चालू करनी चाहिए। युवाओं से संबंधित जो बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता था पूर्ववर्ती सरकार में, उसे भी बंद कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा, उसे भी चालू करना चाहिए। ऐसे और बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें इस वर्तमान सरकार को चालू करना चाहिए। और अभी वर्तमान में रजिस्ट्री को लेकर के जो शुल्क है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, उस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। और जो ऐसे मुद्दों पर और ऐसे विषयों पर
सरकार को काम करना चाहिए जो जनता के हित में हो और जनता के लिए फायदेमंद हो। ये बताइए 2026 में क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं भारत देश के अंदर, छत्तीसगढ़ में, और अपने आसपास क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे बड़ी बदलाव तो मैं यही चाहूँगा कि देश में सौहार्द बढ़े। जो वैमानस्यता है पिछले 1 साल में हमें देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये दूसरा रोजगार उन्मुख हो, 2026 जो जेनजी कहा जा रहा है उनके लिए बहुत अच्छा हो, और आसपास का माहौल जो रहे। पर्यावरण के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि हसदों का जंगल काटा गया है और भी अरावली के लिए बात हो रही है सारी, तो इस पर कहीं ना कहीं विशेष रूप से मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि ये देखें कि हमारे जीवन को अच्छा बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी बातों को करने से पहले उसके पीछे बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण निर्णय पे आएँ। और मैं चाहूँगा कि 2026 सभी के लिए सुखपूर्वक हो, सम्मानपूर्वक हो। जय हिंद। 2025 में अभी मैं धुरंधर मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, सबको ही पसंद आई है। जो भी देख कर आया है मूवी सबको अच्छी लगी। सर मैं एक्चुअली मूवीज़ वगैरह देखता नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं है कि कौन सी मूवीज़ मुझे बेस्ट लगी। मैं इस पे कुछ भी कहने से बचूंगा। मैं तो मूवी तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ मैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो योग वगैरह ये सब में मैं रखती हूँ, भगवत गीता, रामायण ये सब ज़्यादा करती हूँ। बाकी मूवी मैं नहीं देखती हूँ। सबसे बढ़िया मूवी धुरंधर थी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, जो कि उसमें मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसमें रणवीर सिंह ने जो देश के प्रति कितना बढ़िया चीज़ की। मैंने तो मूवी को 2 बार देख लिया और देखने का मन करता है मुझे उस मूवी को। अभी तक तो बेस्ट मूवी इतने देखा नहीं मैं 25 में, लेकिन लास्ट में आके ना धुरंधर देखा मैं। धुरंधर मतलब एक ऐसा मूवी लगा, लाइक इंडिया से रिलेटेड लगा, क्योंकि उसमें ना एक ऑपरेशन हुआ है जो मतलब इंडिया से पाकिस्तान जाके ऑपरेशंस किया, वो एक बेस्ट चीज़ लगा मेरे को। देखिए पिक्चर तो बहुत सारी बनती है, और जिस हिसाब से अभी मैंने वर्तमान में एक मूवी देखने गई थी धुरंधर मूवी, उसमें जिस हिसाब से बहुत सारी मतलब गाली गलौज का प्रयोग किया है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की मूवी बननी चाहिए। और समाज में इस टाइप का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आजकल के आप देख रहे हो कि छोटे बच्चे जो मोबाइल में ज़्यादा आजकल रील्स देख के प्रभावित हो रहे हैं, मतलब बात भी उसी टाइप की कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की मुझे, और मूवी ऐसी बननी चाहिए समाज मतलब इस टाइप की समाज में कुछ एकता दिखे और भाईचारा दिखे, जो पहले की मूवी में आती थी। आजकल की मूवी में तो लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज और ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाया जा रहा है। नए साल का आगाज हो चुका है और इसी के साथ कैलेंडर में एक नई तारीख की शुरुआत हो चुकी है। रात के 12 बजते ही दुनिया भर में लोग जश्न मनाते सड़कों पर उतर आए। ऑकलैंड से लेकर सिडनी तक और सियोल से लेकर बीजिंग तक सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूब गई है। और आपको हम 10 तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है। और जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही लोगों ने नए साल का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। दुनिया के अलग अलग कोने से ये तस्वीरें सिडनी, ऑकलैंड, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, टोक्यो, कुआलालंपुर, बैंकॉक, सियोल और बीजिंग, ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। नए साल में खुशियों की बरसात और इसी यहाँ पर इसी रिजोल्यूशन के साथ कि नया साल सभी के लिए आनंदमय हो, खुशियों से भरा हो। आतिशबाजी की गई और ग्रैंड वेलकम न्यू ईयर का किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर नए साल का स्वागत शानदार आतिशबाजी के साथ किया गया। आइकॉनिक सिडनी हार्बर ब्रिज और सिडनी ओपेरा हाउस के ऊपर आधी रात को भव्य नजारा देखने को मिला। आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रोशनी से भर दिया। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग हार्बर के आसपास जुटे। आतिशबाजी के रंगीन नजारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उत्साह अपने चरम पर दिखाई दिया। सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के ऊपर रोशनी और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिला। नए साल के मौके पर आयोजित इस समारोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस की मौजूदगी के बीच सिडनी ने 2026 की शुरुआत की।
और वर्ष 2026 का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ ने ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी देखी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल 2026 का भव्य आगाज हुआ। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, शहर की सबसे ऊंची इमारत स्काई टावर शानदार आतिशबाजी और रंगीन रोशनी से नहा गई। खराब मौसम और हल्की बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। करीब लगभग 5 मिनट तक चली इस शो में 3500 से ज्यादा पटाखे फोड़े गए, जिसने पूरे आसमान को जगमगा दिया। संगीत और उत्साह के बीच ऑकलैंड दुनिया का पहला ऐसा प्रमुख शहर बना जिसने खुशियों के साथ नए साल का स्वागत किया। और चीन की राजधानी बीजिंग में नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। ढोल वादन और चीन की महान दीवार पर उल्टी गिनती के साथ नए साल का आगाज हुआ। नए साल पर दुनिया के तमाम देशों में आतिशबाजी और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नए साल का जश्न मनाया। बीजिंग में नए साल का स्वागत ढोल बजाकर और चीन की महान दीवार पर उल्टी गिनती करके किया गया। हर किसी ने पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीद और संकल्पों के साथ नए साल का अभिनंदन किया। चीन में नए साल का जश्न समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और आधुनिक उत्सवों को दर्शाता है। यह उत्सव अक्सर चीनी नववर्ष या ग्रेगोरियन कैलेंडर के नए साल के लिए होता है। और वहीं हांगकांग में नए साल के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए। नए साल के आगाज के साथ हुई आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। लोगों ने अपने अपने तरीके से 2026 का स्वागत किया। हांगकांग में नए साल के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए। नए साल के आगाज के साथ हुई आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। लोगों ने अपने अपने तरीके से 2026 का स्वागत किया। नए साल के स्वागत के लिए आयोजित खास कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग जुटे और नए साल के जश्न में विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी, सिम्फनी ऑफ लाइट्स शो और रात भर चलने वाली परेड, स्ट्रीट परफॉर्मेंस शामिल रहे। समंदर किनारे हुई इस आतिशबाजी ने आसमान को रंगीन कर दिया। एक बार तो ऐसा लगा मानो हर तरफ स्वर्ग का दरवाजा यहीं से होकर गुजरता हो। ताइवान के ताइपे में नए साल का आगाज बड़े ही धूमधाम तरीके से हुआ। इस मौके पर एक जगह जमा हुए लोगों ने खूब आनंद लिया। और जैसे ही नए साल का आगाज हुआ, पूरा शहर रंगीन रोशनी में नहा गया। ताइवान में नव साल पर सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक ताइपे में होने वाली शानदार आतिशबाजी और सिटी हॉल के पास होने वाली विशाल काउंटडाउन पार्टी के लिए जाना जाता है। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, आकाश चकाचौंध भरे रंगों से जगमगा उठता है, जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। ताइवान की पारंपरिक संस्कृति का अनुभव करने के लिए ताइपे में दिहुआ स्ट्रीट मार्केट में भारी चहल पहल देखने को मिलती है। बाजारों में उत्सवों की सजावट से लेकर पारंपरिक स्नैक्स तक हर तरह की चीजें मिलती है। वहीं दुबई में भी नए साल का आगाज लाइट शो के अद्भुत नजारे के साथ हुआ और वहां हुए एक लाइव शो ने लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान लोगों ने खूब मस्ती की। कमाल, धमाल, बेमिसाल, फुल पैसा वसूल। करतब के साथ इन डांस मूव्स को देखकर आपके जहन में भी ऐसे ही शब्द आए होंगे। ये नजारा दुबई में हुए नए साल के जश्न का है। इस बेमिसाल शो में लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। इस दौरान बच्चे भी पीछे नहीं रहे। डीजे के बजाय गए गानों पर शो में पहुंचे भी खूब थिरके। इस शो में कई नामी कलाकारों ने हिस्सा लिया। शानदार आतिशबाजी, लाजवाब लाइव परफॉर्मेंस और ऐसे पल जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। नए साल की शाम दुबई में लाइट शो के अद्भुत नजारे ने लोगों को पूरी तरह मोहित कर लिया। आतिशबाजी, दावतें, उमंग और ढेर सारी मजेदार पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। और भारत में भी नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। मुंबई से लेकर नोएडा रोशनी में नजर आया। सुस्वागतम 2026 की तस्वीरें आप देखिए। शिमला, मसूरी, पुणे, गोवा, कांगड़ा, उदयपुर और ग्वालियर, त्रिचरापल्ली की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैदराबाद की भी तस्वीरें आप देखिए। उदयपुर में भी किस तरीके से लोगों ने डांस करके नए साल का वेलकम किया।
आतिशबाजी हुई और लोग नाचते झूमते नजर आए।